प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उसका व्याख्या भाग 13 और यह अंतिम भाग है, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँ। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र के लोग अपने प्राचीन इतिहास, गौरव से जुड़कर वर्तमान उन्नति के लिए प्रयत्न करें। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है यानी जो कुछ भी उन्होंने साहस दिखलाया है, जो कुछ भी कार्य किया है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को विकसित करने के लिए, अन्य विषय भी हैं, विज्ञान, साहित्य, कला, इन सब के लिए उन्होंने जो कुछ भी कार्य किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। तो उनके द्वारा किए गए उस सारे कार्य को हम गर्व के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। उसके तेज यानी उसका जो प्रभाव है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो सभ्यता, जो संस्कृति बनाई है, तो वह कितनी प्रभावशाली है, जिसका उन्होंने विकास किया। तो उसको भी हम अपने भावी जीवन अर्थात अपने वर्तमान के जीवन में साक्षात रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है वह हमारी परिस्थिति के अनुकूल, हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक विकास के लिए ही किया है। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति क्या होती है, वह वहाँ के लोगों की एक तरह से कह लें कि विकास की पद्धति है। यानी किसी देश की सभ्यता या संस्कृति को देखने पर हमें लगता है कि यहाँ के लोगों ने किस प्रकार से अपना विकास किया है। जैसे हम अपने राष्ट्र में ले लें, दूसरे अन्य राष्ट्रों की तुलना करें, तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जो किसी अन्य राष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए वहाँ के
पूर्वजों ने नहीं दी है। हम अपने घर के कार्य, खाना बनाने से लेकर या जितने भी कार्य हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि रोटी बनाना है। बहुत से ऐसे हमारे पृथ्वी पर देश हैं जहां के लोगों को रोटी बनाना नहीं आता। तो इस कारण से आज का जो समय चल रहा है, इस बीमारी की वजह से, तो हम देखते हैं कि वह लोग रोटी के लिए भी किसी कारखाने के सामने, चाहे किसी दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं बेचारे। तो हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से हमारा विकास हो, हमारी मानसिक उन्नति हो, इसके लिए जो कुछ भी कार्य किया है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, तो उसके तेज को यानी उसके प्रभाव को हम अपने भावी जीवन अर्थात अपने वर्तमान जीवन में भी देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। और यही जो है वो क्या है, राष्ट्र जीवन का, अरे राष्ट्र संवर्धन का। राष्ट्र संवर्धन यानी राष्ट्र का विकास। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, उसके स्वाभाविक विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए नियम, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करें। तभी जो है राष्ट्र का स्वाभाविक रूप से विकास या उसकी उन्नति होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियम इत्यादि जो हमारे अनुकूल हैं, उनका पालन नहीं करते, तो फिर हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। अगर विकास भी होगा तो क्या होगा, वह बनावटी होगा कि हम भारत में रहकर भी और पता चले कि पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे लोगों ने हमारे लिए जो बनाया है, अगर हम उसको जरा ध्यान देकर सोचें तो यह पता चलेगा कि जो कुछ हमारे पूर्वजों ने दिया है वह तो किसी अन्य दूसरे राष्ट्र के लोगों के पास है ही नहीं। मैंने छोटा सा उदाहरण केवल एक रोटी का दिया, बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो जब हम इन बातों को लेकर के चलते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो जब अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर राष्ट्र के नागरिक होने के नाते उससे राष्ट्र भी प्रभावित होता है। और इस प्रकार ही किसी राष्ट्र का जो है वो स्वाभाविक रूप से विकास होता है। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है कि हम अतीत यानी जो बीता हुआ कल है, यानी जो हमारे पूर्वजों ने हमको सांस्कृतिक विरासत दी है, तो वह हमारे लिए जो है भार स्वरूप नहीं है। वर्तमान समय जो चल रहा है, तो वह हमारे लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह बहुत भार रूप है। वह हमारे लिए भार के रूप में नहीं है। जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, यानी जो बीता हुआ कल है, उस समय की जो व्यवस्था थी, वह आज की व्यवस्था को, आज के वर्तमान समय को बांध कर रखना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य कि उसको धारण करते हुए हम वर्तमान के साथ उसका तालमेल मिला करके चलें। ऐसा भी ना हो कि हम उसके जकड़न में रह जाएं कि भाई हमारे पूर्वजों ने तो हमको कह लें कि मान लो धोती ही पहनने को सिखाया। अब आज के समय में आवश्यकता है, एक से एक दौड़ होती है, विश्व चैंपियनशिप होती है,
तो अब पता चले कि हम धोती पहन के दौड़ जाए भैया, या चाहे महिलाएं वह साड़ी पहन के दौड़ने लगे, तो फिर क्या होगा? हमारा विकास जो है वो रुक सकता है। तो इस प्रकार की बात ना हो, इस प्रकार की जकड़न ना हो। वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। तो हम भूत के साथ भविष्य का तालमेल रखते हुए आगे बढ़े, और जो हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है अपने वरदान से, यानी जो हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है भूतकाल में, तो बल्कि उसको हम पुष्ट करके, यानी उसको और अधिक बलिष्ठ करके, जो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करके, और मजबूती के साथ और गर्व के साथ हम उस पर आगे बढ़ें। एक तरफ दो बातें यहां हैं कि एक तरफ जो है कि उसमें जकड़ कर भी हमको नहीं रहना है, बल्कि उसको वर्तमान के साथ जोड़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार के राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं जहां पर भूत उसके वर्तमान को अपने बंधन में नहीं जकड़ता, बल्कि उसको अपने वरदान अर्थात अपने आशीर्वाद से और बलिष्ठ करके उसको आगे बढ़ाता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसके तेज को हम अपने भावी जीवन में देखना चाहते हैं। ये थोड़ा सा नीचे हो गया था, इसको एक बार, हाँ ठीक है, दिखाई दे दिया। चलिए, राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक प्रकार क्या है, किस प्रकार के राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इसी के साथ यह राष्ट्र का स्वरूप आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।